नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, हमारी क्लास की अवधि जो है लगभग 60 दिन की रहेगी, जिसमें मैं आपको 2 बार पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा और 2003 से लेकर 2017 तक के जो एमपीएसआई के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हिंदी का जो पहला टॉपिक हमने चुना है वो है हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य, जिसका कारण ये है कि यहाँ से प्रतिवर्ष जो है 2 से 3 प्रश्न एसआई की परीक्षा में, पटवारी की परीक्षा में, जेल प्रहरी की परीक्षा में या व्यापम द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये क्लास पहला लेक्चर या पहली क्लास देने का कारण यह है कि ये फैक्ट आपको बार बार मेमोराइज़ करना है, क्योंकि अगर हम इनको याद नहीं करेंगे तो ये सीधा का सीधा मिस हो जाएंगे। इसलिए हम आइए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। और पहला पॉइंट है कि जी शंकर कुरूप को 1965 में 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था या दिया गया था। 2 व्यक्ति ध्यान रखना, एक तो जी शंकर कुरूप और एक आशा पूर्णा देवी। महिलाओं में पहली महिला है आशा पूर्णा देवी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और पुरुषों में जी शंकर कुरूप को 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है, जो किसी भी भाषा के लेखक को दिया जा सकता है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो वर्तमान में राशि लगभग 11 लाख रुपए कर दी गई है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसको नियमित क्रम में आपको ध्यान रखना है, करंट के पर्पज़ से भी, कि इस वर्ष किसको मिला, गत वर्ष किसको दिया गया था। फिर अगला जो फैक्ट है दोस्तों, चंद बरदाई। चंद बरदाई के बारे में आप जानते हैं कि ये इन्होंने पृथ्वीराज रासो के की रचना की थी। और चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पर एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की शुरुआत की थी, किंतु इसको समाप्त उनके पुत्र जलहन ने किया था। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वीराज रासो का पूर्णकरण या पूर्णीकरण, मतलब पूर्णतः इसको कंप्लीट जो किया था वो जलहन ने किया था। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है अपने को, जलहन जो हैं ये चंद बरदाई के पुत्र हैं। और एक नाम आपको जो सामने आता है वो है कलहण का। तो कलहण जो है संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान या लेखक है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी है। और राज तरंगिणी में इन्होंने कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया था। दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है वो है हमारा अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो से आप भली भांति परिचित हैं कि अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। यह जो है सितार, यह सल्तनत काल के प्रसिद्ध लेखक हैं और इनका जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन है। इसके बाद जो है अमीर खुसरो जो है तुगलक वंश के समय या तुगलक काल में दरबारी कवि भी रहे हैं। फिर अगला जो फैक्ट है दोस्तों ये है कि केशवदास जी की रामचंद्रिका, मतलब केशवदास की जो रचना है जिसको हम रामचंद्रिका के नाम से जानते हैं, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर मतलब हम कह सकते हैं चिड़िया खाना, या चिड़िया खाना का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स है इसमें। किसी एक चीज़ को इन्होंने कंसंट्रेट ना करते हुए सारे छंदों को आपस में जोड़ तोड़ करके रख दिया है। तो केशवदास की जो रामचंद्रिका है इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया कि छंदों का अजायब घर किसकी रचना को कहा जाता है या कहा गया है, केशवदास को, और किस रचना को कहा गया है, तो रामचंद्रिका को। दोस्तों, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि बिरबल रीतिकाल के कवि थे और इन केशवदास के अभिन्न मित्र थे। तो जो केशवदास है यह मध्य प्रदेश के ओरछा से संबंधित थे और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। रीतिकालीन कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि हैं केशवदास और इन्हें जो है कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है भिखारी दास। दोस्तों, भिखारी दास को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर का अर्थ यह है कि जिस प्रकार शेक्सपियर ने अपने जितने भी नॉवेल्स या बुक्स लिखी वो सारे के सारे प्रेम प्रसंग पर आधारित थे। और इसी प्रेम प्रसंग पर आधारित पुस्तकें संस्कृत में जो है महाकवि कालिदास ने लिखी।
इसलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं और भोजपुरी का जो शेक्सपियर है वो भिखारी दास ठाकुर को कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद अगला जो पॉइंट है तुलसी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इसका मतलब ये कि महाकवि तुलसीदास जो राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध संत और कवि रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा का सारा काव्य राम को समर्पित किया है, श्री राम भगवान को समर्पित किया है। उनके काव्य के बारे में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसी का सारा कार्य या काम समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि तुलसी का सारा कार्य या काम समन्वय की विराट चेष्टा है, कथन किसके द्वारा दिया गया है, या यहाँ पर केवल कथन लिख दिया जाता है और नीचे 4 विकल्प लिखे जाते हैं, तो उसमें द्विवेदी जी ने ये कहा था, द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? तो रैदास है। दोस्तों रैदास जो हैं कबीर के शिष्यों में प्रसिद्ध शिष्य हैं और रैदास जो हैं ये मीराबाई के गुरु हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की प्रसिद्ध रचना है। और रैदास जी जो है मीराबाई के गुरु हैं, जो मेवाड़ की प्रसिद्ध भक्ति काल में या कृष्ण भक्ति की संत रही हैं या कृष्ण की उपासक रही है, जिन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक जो है कविताओं की रचना की। मतलब इन्होंने पूरा एक प्रेम रूपी कृष्ण को प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद राम के प्रति तुलसी की जो भाव है या श्री राम जी के प्रति, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तुलसी का सारा काव्य जो है कार्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो इन्होंने जो राम जी के प्रति या राम के प्रति जो अपना लेख लिखा उसमें इन्होंने दास्य भाव, मतलब इन्होंने अपने आप को दास बताया और श्री राम जो है इनके ईश्वर हैं, जिनके ये सेवक है। तो राम के प्रति तुलसी की भावना है दास्य भाव की थी, मतलब एक दास के रूप में इन्होंने श्री राम के प्रति लिखने की चेष्टा की। और तुलसीदास के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और तुलसीदास जो हैं अपने समय के प्रसिद्ध जो है कवि रहे हैं और इन्होंने जो है अपनी पत्नी से प्रेरणा पाकर लिखने की शुरुआत की या राम भक्ति में लीन होकर राम के प्रति इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। फिर अगला बिंदु है साफ तुम सभ्य तो नहीं। इसका मतलब कि साफ तुम सभ्य तो नहीं अज्ञेय की प्रमुख रचना है, मतलब अज्ञेय ये ज्ञानी वाला है, अज्ञेय की प्रसिद्ध रचना है और इसको कई बार पुरस्कार भी मिले हैं इस रचना को। फिर दोस्तों अगला है एक घुट हिंदी का प्रथम एकांकी है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो एक घूट, इसकी रचना का नाम है एक घूट, जिसे लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं इन्होंने हिंदी की प्रथम एकांकी लिखी थी और इसका नाम था एक घूट। ऐसे ही परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास भी है। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास, जिसे मैं आगे वीडियो में और डिस्कस करूंगा जब रचनाओं वाला वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, पर अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है और प्रथम एकांकी जो है एक घूट, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों इसके बाद जो है छायावाद का नामकरण मुकुलधर पांडे ने किया था। हिंदी में जैसे आपको पता है प्रगतिवाद है, उसके बाद रीति काल है, भक्ति काल है, द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, इन सब युग के साथ एक युग आता है छायावाद। तो छायावाद जो नामकरण किया गया है वो मुकुलधर पांडे ने किया है। तो दोस्तों छायावाद नाम किसने दिया? मुकुलधर पांडे ने दिया। फिर दोस्तों अगला जो आता है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। इसका मतलब ये है कि अगर गद्य कवियों के लिए एक चैलेंज है तो निबंध गद्य के लिए चैलेंज है। ऐसा जो सेंटेंस है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था और यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जो है आधुनिक हिंदी के लिए प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। आलोचक का यहाँ पर जो मीनिंग यूज़ किया गया है वो नेगेटिव सेंस में ना होकर पॉजिटिव सेंस में, कि यह केवल उन कमियों को दर्शाते हैं या प्रकट करते हैं जो हिंदी भाषा में लेखकों को
सामने आई या ये पूरा एक विश्लेषण करने के बाद अपनी आलोचना प्रस्तुत करते हैं कि ये इसमें कमियां हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अगला है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी पुस्तक अंधेरे, इनकी पुस्तक का नाम था अंधेरे, में किया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार व्यापम ने पूछा है या फिर यूपीएससी एमपीपीएससी के लेवल पे भी पूछा गया है कि फैंटेसी का प्रयोग करने वाले पहले हिंदी लेखक तो गजानन माधव मुक्तिबोध है, और किस पुस्तक में किया, तो अंधेरे। इसके अलावा आप इसको एक पॉइंट ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अंधेरे पुस्तक के लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों अगला जो पॉइंट है प्रगतिवाद को उपयोगितावाद किसने कहा, तो प्रगतिवाद जो है ये भी हिंदी का एक काल है जिसे उपयोगितावाद अज्ञे ने कहा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी के जितने भी काल हैं उनका विभाजन और वर्तमान हिंदी का स्वरूप, इसके लिए हम एक क्लास लेंगे, पर चूँकि हम शुरुआत में कुछ ऐसे फैक्ट ले रहे हैं ताकि आपको धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएं और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ना कि आपको बिल्कुल बर्डन लगे। तो मैं क्लास का जो फ्रेम कर रहा हूँ या जिसे आपको क्लास उपलब्ध कराऊँगा वो उसी टाइप से कराऊँगा जिससे कि आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा इन्वॉल्यूशन हो जाए और आप धीरे धीरे उस चीज़ को बेहतर समझने लगे। दोस्तों तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रगतिवाद को उपयोगितावाद किसने कहा, अज्ञे ने। फिर इसके बाद अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है निबंध का उदय। निबंध जो है हिंदी की सबसे प्रसिद्ध जो है रचनाओं में से एक रचना है, मतलब एक ऐसा पार्ट है जिसको लिखना बहुत कठिन है। जैसे कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि मैं निबंध लिखूंगा, पर आप बिना सोचे अगर निबंध लिखते हैं तो ये मान के चलिए कि आप 10 लाइन से 11वीं लाइन लिखने में सोच में पड़ जाएंगे। तो निबंध का मतलब ही है कि इस तरह से बांधना कि व्यक्ति पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ते जाए। जैसे मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो आपका आंसर का फ्रेमिंग है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। तो निबंध का उदय या निबंध की शुरुआत किस युग में हुई, तो भारतेंदु युग में हुई। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है सूरदास की भक्ति भावना साक्ष्य भाव की थी। साक्ष्य भाव की थी इसका मतलब ये है कि सूरदास ने जो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रस्तुत की वो साक्ष्य भाव मतलब एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में प्रस्तुत की, जबकि तुलसीदास ने जो अपनी भक्ति प्रस्तुत की थी वो दास्य भाव में थी, और मीरा की जो भक्ति थी वो प्रेम भाव में थी। इसके बाद मीरा की भक्ति भावना प्रेम भाव की है। इन्होंने ईश्वर से प्रेम किया, स्वयं श्री कृष्ण से प्रेम किया। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात या अगला पॉइंट जो है आपका, आदिकाल की साहित्यिक भाषा डिंगल और पिंगल थी। दोस्तों आदिकाल मतलब वह काल जिसमें पृथ्वीराज रासों की रचना की गई, जिसके लेखक चंद बरदाई हैं, और मैंने जैसा आपको बताया कि उसको पूरा किया जलहन ने, जो पृथ्वीराज चंद बरदाई के पुत्र थे। डिंगल एक कठोर भाषा होती थी जो वर्तमान में मारवाड़ी में प्रयोग की जाती है। डिंगल मतलब एक कठोर, मतलब कर्णों को झल्लाने वाली, मतलब कानों को चुभने वाली भाषा जो है डिंगल है, जो वर्तमान में मारवाड़ी में प्रयोग की जाती है। जबकि पिंगल एक कोमल भाषा है जो ब्रज में प्रयोग की जाती है। जैसे अगर आप साहित्य पढ़ें, हिंदी की कविता पढ़ें, तो जो आपको सबसे ज़्यादा रिझाने वाली भाषा है वो है ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा में ही आपको श्री कृष्ण के जितने भी सूरदास के जो लेखक पुस्तकें मिलती है वो सारी की सारी ब्रज भाषा में मिलती है। तो पिंगल एक कोमल भाषा है जिसका प्रयोग ब्रज में किया जाता है, जबकि डिंगल एक कठोर भाषा है जिसका प्रयोग मारवाड़ी में किया जाता है, वर्तमान अगर संदर्भ में देखा जाए। दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है जिसमें 16 सर्ग है। दोस्तों सर्ग का मतलब अलग अलग पार्ट है। जैसे महाकाव्य के लिए एक एरिया है, या कोई भी महाकाव्य तब कहलाता जब कब से कब उसमें 8 सर्ग हो, जबकि बात करें रामचरितमानस की या रामायण की उसमें 7 सर्ग है, तो भी इसे महाकाव्य में शामिल किया जाता है। जैसा कि महाकाव्य के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो मुख्य नेतृत्व करता है या जो मुख्य पात्र होता है उच्च कुलीन होता है। इसमें शांत रस और वात्सल्य रस के साथ ही वीरस की प्रधानता होती है। इसमें जो है
नेचुरल चीज़ों का वर्णन होता है, प्रकृति का वर्णन होता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का वर्णन होता है। तो ऐसे ही एक रचना है कामायनी जयशंकर प्रसाद की, जिसमें कुल 16 सर्ग हैं। दोस्तों फिर अगला आता है बिहारी। बिहारी जो हैं राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। राजा जय सिंह जो है जयपुर के प्रसिद्ध राजा रहे हैं और यह राजा जय सिंह के दरबारी कवि हैं। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट आपको फिर ध्यान रखना है कि बिहारी जो हैं यह पुरस्कार भी है। बिहारी पुरस्कार राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह दिया जाता है राजस्थानी भाषा में लिखे गए साहित्य या कविता के लिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजा जय सिंह जो है इनके दरबारी कवि बिहारी थे और बिहारी के नाम से ही बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। फिर अगला आता है रीतिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना जो है वो बिहारी सतसई थी। दोस्तों रीतिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना बिहारी सतसई थी और इस रचना के लिए या इस रचना को उस समय रीतिकाल में काफ़ी सराहा गया था और काफ़ी इसको प्रसिद्धि मिली थी। फिर आता है अगला फैक्ट जो है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। जैसा कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मतलब रीतिकाल को आगे बढ़ाना या उसका प्रमोशन करने का जो दायित्व या कार्य किया था वो केशवदास ने किया था, ऐसा का कहना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और केशवदास के बारे में जो एक चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं और यह ओरछा से संबंधित है जो वर्तमान में निवाड़ी जिले में आपके आता है। दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध वल्लभ संप्रदाय से था। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध जो है वल्लभ संप्रदाय से था और जैसा मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग में ही निबंध की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला जो दोस्तों है आधुनिक हिंदी काव्य का वेतालिक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये जो है आधुनिक समय के प्रसिद्ध हिंदी के लेखक हैं, रचनाकार हैं और इन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है कश्मीर की जो सुषमा पुस्तक है श्रीधर पाठक की रचना है और इन्हें हिंदी कविता में स्वच्छंदता का प्रवर्तक माना जाता है। तो श्रीधर पाठक को हिंदी कविता में स्वच्छंदता का प्रवर्तक माना जाता है और यह जो है इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है कश्मीर सुषमा। फिर आता है जैसा कि मैं इस पॉइंट पर डिस्कस कर चुका हूँ, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। फिर है काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि गुप्त मतलब मैथिली शरण गुप्त को काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि के नाम से जाना जाता है और यह जो है भारत के पहले राष्ट्रीय कवि जो हैं वो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं और इन्हें काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अराइज होने की संभावना बनती है कि काव्य क्षेत्र में किसे प्रबंध शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों अगला जो है हिंदी के कालों के नाम जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिए थे या हिंदी के कालों का नामकरण जो है पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी में जो है अलग अलग काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। तो इन कालों का जो नामकरण है या विभाजन है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो है हिंदी में सिद्ध संतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें कुल 84 सिद्ध हुए हैं और इनमें कुछ प्रमुख सिद्ध संत भी रहे हैं। ऐसे ही हिंदी के लिए नाथ संप्रदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और नाथ संप्रदाय में जो है 9 नाथों को प्रमुख माना जाता है या नाथ संप्रदाय में कुल 9 नाथ थे जिनमें प्रमुख आदिनाथ, जालंधर नाथ, उसके बाद आपका मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ प्रमुख संत रहे हैं। इन्होंने ही हिंदी के विकास में काफ़ी योगदान किया है। फिर दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है वो आपका कबीर के बारे में। दोस्तों कबीर के बारे में जैसा आप जानते हैं कि कबीर जो है जुलाहा जाति के थे। जुलाहा जाति का मतलब जो जाति रुई का काम करती है और उनके माता का नीरू और पिता का नाम नलहा था।
कबीर का जो जन्म है इसके बारे में बताया जाता है कि विधवा ब्राह्मण के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और इन्हें जन्म के उपरांत फेंक दिया गया था, जिसके पश्चात इनका परिवार, इनका जो पालन पोषण है वो जुलाहा जाति में किया गया था। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपनी रचनाओं में निर्गुण भक्ति मार्ग को चुना। निर्गुण भक्ति मार्ग जिसमें कि ईश्वर को ना तो किसी रूप में देखा, ना किसी मूर्ति में देखा। इन्होंने केवल एक निराकार की आराधना की और अपनी रचनाओं में जो इनकी प्रसिद्ध रचना है बीजक में इन्होंने कबीर वाणी को प्रस्तुत किया और हिंदू मुसलमान के दोनों के ईश्वरों को एक साथ उनका जो है वर्णन किया और मूर्ति पूजा का पूर्णतः विरोध इन्होंने किया। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय हिंदू और मुस्लिम आपस में विवाद की स्थिति में आए कि हम इन्हें जलाएंगे, एक ने कहा दफनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है कबीर जहाँ पे इनका मृत शरीर था वहाँ पे फूल बन गए और उन फूलों को आधा जो है वो हिंदुओं ने बांट लिया और आधा मुस्लिमों ने बांट लिया। फिर अगला जो पॉइंट है दोस्तों, भक्ति काल के सभी कवि जो है निम्न जाति के थे। कवि जो है यहाँ पे निम्न शब्द आएगा, निम्न जाति के थे। निम्न जाति जैसे नामदेव, दर्जी, रेदास, चर्मकार, इसके अलावा धन्ना, जाट, पीपा, इस तरह से सेन, नाई, इस तरह से अलग अलग जाति के जो है लोग थे या निम्न जाति के लोगों ने भक्ति काल में काफ़ी योगदान दिया और इन्होंने ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा को प्रदर्शित किया। फिर दोस्तों अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको 100% याद रखना, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है जो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया और डायरेक्ट भी पूछा है कि झरना किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की, और छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद की पहली रचना छायावाद में कौन सी है, तो वो है झरना। फिर उसके बाद प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र था। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को जो है कलम का सिपाही कहा जाता है। इन्होंने कई उपन्यास को लिखा जिसमें कि इन्होंने गबन, गोदान, कर्मभूमि, उसके बाद मंगलसूत्र इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में है। पर मंगलसूत्र एक ऐसा उपन्यास है जिसको ये लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई थी। जिस उपरांत अमृत राय जो है इनके पुत्र थे, उन्होंने इसे पूरा किया। जैसे पृथ्वीराज रासो को जलहन ने पूरा किया, ऐसे मंगलसूत्र को अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है वो धनपत राय था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और उर्दू में यह नवाब राय के नाम से लिखते थे। मतलब उर्दू जो कविता है इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखी है। और इनकी पुस्तकें जो उर्दू भाषा में प्रसिद्ध है उसका नाम है सोजे वतन। दोस्तों सोजे वतन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें जो है हिंदी का मैक्सिम गॉर्की भी कहते हैं। कि हिंदी साहित्य का मैक्सिम गॉर्की किसे कहते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। फिर दोस्तों अगला जो पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम वर्णन किया था वो गारसा दत्त तासी ने किया था। गारसा दत्त तासी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और बाद में फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे लिखा। इसके जो लेखक थे वो गारसा दत्त तासी थे और यह जो ग्रंथ लिखा गया था यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फिर दोस्तों अगला जो पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है और आपको याद भी होगा कि पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी। दोस्तों पंच परमेश्वर में आपको याद होगा स्कूल स्तर पर आपने पढ़ी कहानी या फिर सेकेंड ईयर में भी हम पढ़ते हैं, जिसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो दोस्त रहते हैं और ये पंचायत के माध्यम से एक फैसला किया जाता है। तो इस कहानी को आप थोड़ा सा रिकॉल करें। जो कहानी या कविता आपने जिस शीर्षक के नाम से पढ़ रखी है उसको आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा बेहतर जो है परिणाम मिलेगा और आपको याद करने में आसानी होगी। फिर दोस्तों कल्पना पत्रिका का प्रकाशन हैदराबाद से होता है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो हैदराबाद से। यहाँ से हिंदी
की पत्रिका प्रकाशित होना मतलब एक बड़ी बात है, इसलिए कल्पना पत्रिका का प्रकाशन होना, जब व्यक्ति अगर तुक्का भी लगाता है तो लगाएगा इंदौर, भोपाल, दिल्ली, जो हिंदी भाषी राज्य है। वर्तमान में 9 हिंदी भाषी राज्य और 1 हिंदी भाषी केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन पे हम तर्क लगा सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कल्पना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो हैदराबाद से होता है। फिर दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, मध्यम पत्रिका का संपादन सत्य प्रकाश मित्र ने किया। मध्यम या माध्यम भी याद रख सकते हैं आप, सत्य प्रकाश मित्र, मित्र और माध्यम, तो मित्र ही वह माध्यम है जो आपको सफलता दिलाते हैं या असफलता दिलाते हैं। अच्छे मित्र अच्छी सफलता, अच्छे कार्य के लिए अग्रसर करते हैं आपको, और बुरे मित्र बुरे कार्य के लिए। तो आपको याद रखने के लिए इतना बताया है कि सत्य प्रकाश मित्र ने जो है मध्यम नामक पत्रिका का संपादन किया। फिर अगला जो बिंदु है वो यह है एक पीली शाम। दोस्तों एक पीली शाम जो है शमशेर बहादुर की रचना है। शमशेर बहादुर प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक पीली शाम नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर जो आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है या आपको याद रखने वाला पॉइंट है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दोस्तों कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना है और इसे आपको याद रखना है। जैसे आप पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की रचना को याद रखते हैं, ऐसे कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह जी दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक रचनाकार माना जाता है। आंचलिक मतलब क्षेत्र विशेष की रचनाओं को इन्होंने फोकस किया या क्षेत्र विशेष के लिए इन्होंने लिखा, इसलिए फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक रचनाकार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको इसके बाद अगला जो बिंदु याद रखना है वो है नागार्जुन आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। नागार्जुन को आंचलिक उपन्यासकार कहते हैं और आंचलिक रचनाकार अगर पूछा जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु को कहते हैं। दोस्तों नागार्जुन हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इसके बाद इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है जो अपूर्ण रचना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कामायनी, झरना है, अन्य रचना है, इसमें इरावती जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है जो अपूर्ण रही है। इसके बाद अगला फैक्ट जो आपको ध्यान रखना दोस्तों वो है वैशाली की नगर वधु और वोल्गा से गंगा तक, ये 2 रचना है जो चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। वैशाली की नगर वधु और वोल्गा से गंगा तक, ये जो है चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। ये 2 नाम जिसमें वोल्गा से गंगा तक आपको याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बनती है। फिर दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा वो है आलाखंड आदिकाल की प्रसिद्ध रचना है। आलाखंड आदिकाल की प्रसिद्ध रचना है जो जगनीक ने लिखी थी और इसमें जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध आला और उद्दल का वर्णन मिलता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जब वर्षा नहीं होती है तो ढोल नगाड़ों के साथ आलाखंड गाया जाता है। दोस्तों फिर अगला जो पॉइंट है वो है वारेन हेस्टिंग का सांड। यह एक प्रसिद्ध रचना है वारेन हेस्टिंग का सांड, जिसे उदय प्रकाश ने लिखा था। वारेन हेस्टिंग का सांड रचना के जो लेखक हैं वो उदय प्रकाश हैं। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आपका है मनु भंडारी की प्रसिद्ध रचना आपका बंटी। मनु भंडारी की प्रसिद्ध रचना आपका बंटी जो तलाक पर आधारित है। इसका मतलब है कि तत्कालीन समाज में जो बढ़ते हुए तलाक की संख्या बढ़ती जा रही थी उसको ध्यान में रखते हुए मनु भंडारी ने एक प्रसिद्ध रचना लिखी या एक पुस्तक, एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक था आपका बंटी और यह तलाक पर आधारित है। फिर जैसा कि मैं आपको पहले एक पॉइंट बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है और इन्हें कहते भी हैं, पर इसके जो लेखक है वो अमृत राय है। मतलब कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है जिसे लिखा था
अमृत राय ने। अमृत राय जो है मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। फिर इसके बाद अगला जो फैक्ट है दोस्तों ये है डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने या डॉक्टर राजकुमार वर्मा को हिंदी का आदि कवि स्वयंभू माना जाता है। इनकी रचना पउम चरित्र है या चरिहू है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को माना है और इनकी रचना पउम चरित्र है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसा आता है कि हिंदी का आदि कवि कौन है, तो एक तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं स्वयंभू, दूसरा इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है तो पउम चरित्र। 2 क्वेश्चन इसमें रेडी होते हैं। तीसरा हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को किसने माना है तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। तो एक फैक्ट से आप 3 से 4 पॉइंट या क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इससे ऊपर वाला है कलम का सिपाही किसे कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद को। फिर कलम का सिपाही जीवनी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। 2 फैक्ट। तीसरा इसके लेखक कौन है तो अमृत राय। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों अगला जो है रामचरितमानस में कुल 7 सर्ग है। जैसा कि मैंने आपको बताया 7 सर्ग मतलब 7 कांड, जैसे अयोध्या कांड, बाल कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड और उत्तराकांड, ऐसे करके 7 कांड रामचरितमानस में है। और यह एक महाकाव्य है हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा के महाकाव्य में रामायण महाभारत को शामिल करते हैं, जिसमें रामचरितमानस जो है ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कलम का जादूगर। कलम का जादूगर जो है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है या राम प्रसाद बेनीपुरी को कहा जाता है। वो है कलम का जादूगर। किसे कहते हैं तो राम वृक्ष बेनीपुरी। अब दोस्तों कलम का सिपाही और कलम का जादूगर दोनों अलग अलग फैक्ट हैं। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है गीत गोविंद को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। गीत गोविंद एक प्रसिद्ध रचना है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसके जो रचनाकार या लेखक है दोस्तों वो हैं जयदेव। तो यह इनकी प्रसिद्ध रचना है और जयदेव प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध कवियों में रहे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में कई ग्रंथों की रचना की थी। फिर दोस्तों अगला जो बिंदु है वो है जयशंकर प्रसाद को एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है तो जयशंकर प्रसाद को एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना झरना है, कामायनी है और इरावती जो है वो अधूरी रचना है। फिर दोस्तों अगला जो आता है पॉइंट हिंदी का पहला नाटक। दोस्तों हिंदी का पहला जो नाटक है नाहुश है। हिंदी का पहला नाटक नाहुश है और अंधा युग भी एक नाटक ही है। अंधा युग हिंदी का एक प्रसिद्ध नाटक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है या नहीं है। तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती से संबंधित है, ये एक जो है नाटक है। फिर अगला जो पॉइंट है कि हिंदी भाषा में सबसे पहले अपनी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी जो हिंदी में सबसे पहले किसने लिखी थी तो दोस्तों ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी भाषा में अपनी पहली आत्मकथा या भारत में पहली आत्मकथा हिंदी भाषा में लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आपको ये ध्यान रखना है। फिर दोस्तों अगला जो पॉइंट है अग्निबीज रचना का संबंध चुनावी समस्या से। तो क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम होगा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक चुनावी समस्या से अवगत कराती है तो उसका नाम है अग्निबीज। फिर जो एक फैक्ट है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, जैसा कि नागार्जुन को आंचलिक कवि कहते हैं तो इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ है, वैद्यनाथ मित्र है। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है वैद्यनाथ मित्र। फिर दोस्तों कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद कविता लिखते थे। दोस्तों कलाधर जो है यह इनका सब टाइटल था और इस नाम से जो रचनाएं लिखी या रचनाएं करते थे वो थे जयशंकर प्रसाद। और इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम हिंदी के प्रसिद्ध रचना और रचनाकारों से संबंधित वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा। फिर दोस्तों साकेत जो है महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। दोस्तों साकेत
साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद फेलोशिप दी गई थी या पारितोषिक दिया गया था। तो आपको ये तो ध्यान रखना ही रखना है कि साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। और साकेत क्या है, तो महाकाव्य। और इन्हें किस प्रकार की फेलोशिप दी गई थी, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको दिया गया था। फिर रामधारी सिंह दिनकर जो दोस्तों थे वह वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी सारी की सारी रचनाएं जो हैं मोटिवेशनल थी। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो है कादम्बिनी पत्रिका। कादम्बिनी पत्रिका का संपादक या संपादन राजेंद्र अवस्थी के द्वारा किया गया था। कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो राजेंद्र अवस्थी ने किया। विगत वर्ष 2016-17 में जो MPSI की परीक्षा में पेपर हुए उसमें कई पत्रिकाएं पूछी गई, कई समाचार पत्र पूछे गए। हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए कि पत्रिका के संपादक कौन है, प्रकाशन कहाँ से होता है, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं। फिर दोस्तों अगला जो है अशोक के फूल रचना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल रचना के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो निबंध संग्रह माना जाता है। मतलब अशोक के फूल क्या है, एक निबंध संग्रह है जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दोस्तों फिर अगला जो आता है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। दोस्तों रीति काल अलग है, रीति संप्रदाय अलग है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन को माना जाता है, जबकि रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, केशव दास को। फिर रस को आनंद स्वरूप किस अभिनव गुप्त ने माना। मतलब रस वास्तव में क्या है, जो आह्लादित कर दे, आनंदित कर दे। तो रस को आनंद किसने माना है, अभिनव गुप्त ने रस को आनंद माना है। दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आचार्य भरत मुनि ने अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना है। जैसे आचार्य भरत मुनि जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह हिंदी के पहले कवि थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, जिन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर चिदम्बरा के लिए 1992 में 1992 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चिदम्बरा किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की, जिन्हें 92 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इसके बाद जो है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अज्ञे जो है हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक हैं। फिर दश द्वार के लिए जो है 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लिए हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा है। इसके लिए इन्हें 1991 में प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। इसी वर्ष सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो हरिवंश राय बच्चन को। दोस्तों अगला जो पॉइंट है सपना अभी भी कविता के लेखक धर्मवीर भारती थे, जिन्हें व्यास सम्मान दिया गया। सपना अभी भी कविता के लिए धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान दिया गया था। यह भी हिंदी भाषा का एक प्रसिद्ध सम्मान है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और चीज़ों को मेमोराइज़ करते जाना है। अब जो अगला वीडियो हम बनाएंगे
उसमें हिंदी की प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं और उनके रचनाकार के नाम, इन वीडियो को प्रारंभ में हमें पढ़ने या आपको क्लास देने का मेन उद्देश्य ये है कि ये आपको बार बार मेमोराइज़ करना है। अगर आप इनको बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें फिर मिस हो जाएगी, इसलिए आप इनको बार बार पढ़ें और वीडियो को बिल्कुल नियमित श्रृंखला में देखें। आप मान के चलिए कि आपका जो 70 में से अधिकतम नंबर लाने का जो सपना सब इंस्पेक्टर परीक्षा में, वो यहाँ से पूरा होगा। आप नियमित रूप से वीडियो देखें और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से तैयारी करें।